हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लेट्स स्टडी इंडिया के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं जय और हम आज पढ़ेंगे रोलिस थ्योरम। रोलिस थ्योरम देखिए पूरे डिफरेंशियल में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम्स में काफ़ी इसको पूछा जाता है। हम इसी सीरीज में आगे लैग्रांजे और कॉची थ्योरम्स भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे इस लेक्चर में अपने रोलिस थ्योरम क्या होता है। तो देखिए रोलिस थ्योरम कहता क्या है, पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे, बाद में इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर हम इन लोग को इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। देखिए तो रोलिस थ्योरम कहता क्या है। रोलिस थ्योरम कहता है कि इफ फंक्शन f ऑफ x इज सच दैट, अगर कोई हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x, कोई x का फंक्शन है और अगर वो इन तीन कंडीशंस को फॉलो करता है। कौन कौन सी ये तीन कंडीशंस है? फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, इफ f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ab। AB क्या है? क्लोज इंटरवल। देखिए ये नोटेशन जो होता है इस टाइप में, जो भी नोटेशन हम लोग देखेंगे इसको हम लोग कहते हैं क्लोज नोटेशन। ये हमारा क्लोज्ड ब्रैकेट का नोटेशन है, क्लोज्ड ब्रैकेट। और ये जो नोटेशन होता है वो हमारा होता है ओपन ब्रैकेट का। जब कभी भी हम क्लोज्ड और ओपन ब्रैकेट्स की बात करते हैं, अगर मैं ये कहता हूं कि A और B क्लोज्ड ब्रैकेट में है, इसका मतलब कि जो भी वैल्यूज होंगी उस पूरे वैल्यू में हम A और B की वैल्यूज को भी कंसीडर करेंगे। बट इफ अगर मैं कहता हूं कि ओपन ब्रैकेट है, तो ओपन ब्रैकेट में अगर मैं कहता हूं दैट वी हैव द A और B है हमारे पास है ओपन ब्रैकेट में, तो उस कंडीशन में A और B को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, तो ये होता है ओपन और क्लोज ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इफ f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल AB, मतलब कि अगर f(x) है वो AB में क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो। और सेकंड कहता है इफ f(x) एग्जिस्ट फॉर एवरी पॉइंट इन AB ओपन इंटरवल। और ये कह रहा है कि f(x) मतलब हम सभी ने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में पढ़ा है कि f(x) का मतलब क्या होता है कि डेरिवेटिव f(x) का। तो f(x) क्या होना चाहिए हमारे पास? ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करना चाहिए। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि इफ f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b, मतलब कि a और b कोई दो पॉइंट्स ले लेते हैं हम लोग a और b, अगर उसका इमेज जो बन रहा है f ऑफ b किसी दूसरे पॉइंट की इमेज के इक्वल है, उस टाइम पे देन देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू ऑफ x सच एज c। तो हमारे पास एक वैल्यू x की जैसे कि c एग्जिस्ट करेगी, तो और वहां पे f' की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये हमारा जो f' की वैल्यू क्या होगी? हमें मिलने वाली है 0। तो ये कहता है रोलिस थ्योरम। तो इस पूरे कंडीशन में लोग तीन पॉइंट्स देखे। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है वो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल AB में। f' क्या होना चाहिए हमारा? वो ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करना चाहिए। तब उस कंडीशन में जाकर हमारे पास एक ऐसी वैल्यू उन दोनों पॉइंट्स के बीच f ऑफ c मिलेगी और f' की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ये हमारा क्या कहता है? रोलिस थ्योरम। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका प्रूफ कि क्या कहता है रोलिस थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। ठीक है, देखिए एक मिनट। तो हम लोग क्या करते हैं, अब रोलिस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। प्रूफ ऑफ चलिए हम लोग रोलिस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है रोलिस थ्योरम का प्रूफ हमारे पास। तो हमारे पास कंडीशन जो दी हुई थी तीनों, हम उस कंडीशंस को भी देखेंगे क्या कहता है प्रूफ ऑफ रोलिस थ्योरम में। पहला कंडीशन हम लोगों ने क्या देखा था, कोई f फंक्शन है जो कि x का फंक्शन है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? f ऑफ x कंटिन्यूअस होना चाहिए हमारे क्लोज इंटरवल में, f' एग्जिस्ट करना चाहिए ओपन इंटरवल AB में। और क्या होना चाहिए? थर्ड पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था कि सर अगर हमारे पास f' एग्जिस्ट करता है और f(x) कंटिन्यूअस है, तो f' एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जहां पर उसकी वैल्यू 0 होगी। c मिलेगी हमारे पास एक ऐसी वैल्यू जहां पर f' की वैल्यू 0 होगी, मतलब कि उसका फर्स्ट
जो डेरिवेटिव होगा वो इक्वल्स टू होगा 0 के, मतलब कि f अगर डैश c किसके इक्वल होगा हमारे पास 0 के। तो यही हमारा रोल्स थ्योरम कहता है। तो इस पूरे तो हम लोग मान लेते हैं क्या, फर्स्ट given that fx is a continuous function in closed interval, देखिए मैं क्लोज इंटरवल लिखूंगा नहीं, आप लोग समझ जाएंगे, इन क्लोज इंटरवल ए बी। हम लोगों ने मान लिया कि fx जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, कंटिन्यूअस है, एंड देन तब by Morse-Test theorem there be towards maximum and minimum values अगर हमारे पास f(x) कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल a b में, तो मोर्स थ्योरम क्या कहता है, मोर्स थ्योरम में ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन f(x) है वो कंटिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल में, तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज भी हमें मिलने वाली है। तो मोर्स थ्योरम्स ने हम लोग ने ये जान लिया कि इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू भी मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे दो कंडीशन अराइज होते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये कहता है कि जब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इसके इक्वल हो जाए, और सेकंड केस ये कहता है कि अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इक्वल्स ना हो तब क्या होगा। तो फर्स्ट केस लिखेंगे हम लोग, केस नंबर फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या कहता है, when maxima is equals to minimum, जब फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाए हमारे पास, इक्वल हो जाए, तब क्या होगा, देन fx, तो हमारे पास क्या होगा, जो fx होगा वो एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा। देन fx इज कांस्टेंट। देखिए जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ग्राफ लेकर कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जैसे है कोई फंक्शन है, मान एक पॉइंट ये a है, एक पॉइंट ये b है, ठीक, और हमारे पास कोई इस टाइप का कर्व जा रहा है, ठीक, हमारे पास इस टाइप का कर्व है, ये हमारे पास क्या है, f ऑफ a, और ये हमारे पास क्या है, f ऑफ b। जब देखिए f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू इक्वल्स हो जाए, तो f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b, तब कोई हमारे पास एक और पॉइंट एग्जिस्ट करेगा C, और जब हम f ऑफ C से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो टेंजेंट मतलब कि f डैश C की वैल्यू क्या हमारे पास मिलने वाली है, 0। जब ये कंडीशन आए तो हमारे पास क्या होगा कि ये पूरी वैल्यू क्या होगी, हम जब ये कंडीशन हमारे पास f डैश C की वैल्यू क्या मिलने लगे, 0 मिले, तब fx क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास fx क्या हो गया, इज अ कांस्टेंट। देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है, f ऑफ a, और मिनिमम वैल्यू है f ऑफ b। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जब इक्वल होंगी, इसका मतलब कि ये क्या हमारा होने वाला है, पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। और जब ये पूरा फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, तो वही मैंने लिखा है कि देन f ऑफ x इज कांस्टेंट, मतलब कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इक्वल ही, तो f ऑफ x क्या हो गया हमारे पास, कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या दिखेंगे, अगर हम लोग ये मिला तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू, हमारे पास जो एक पॉइंट मिला, क्या कौन सा पॉइंट मिला, पॉइंट C मिला, तो f ऑफ x इक्वल टू C। तो यहाँ से अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें f डैश x, तो हमें क्या मिलने वाला है, 0। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू क्या मिलेगी हमें पास, 0 होने वाली है। ऐसे ही अगर हम f डैश C की वैल्यू निकालें, तो वो भी हमें क्या मिलने वाली है, 0। इसका मतलब कि यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, रोल्स थ्योरम को एक सही साबित ट्रू बता रहा है। क्यों, देखिए हमने क्या माना था कि fx कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a b में, तो हमने एक और फर्स्ट और सेकंड कंडीशंस को हम लोगों ने ऊपर ही
बता दिया कि फर्स्ट और सेकंड कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। तो हमें थर्ड कंडीशन क्या दिखानी थी कि एफ डैश सी भी क्या हमारे पास होगी, जीरो होनी चाहिए। तो एफ डैश सी हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया कि एफ डैश सी की वैल्यू हमारे पास जीरो होगी। अब हमें क्या दिखाना है कि केस सेकंड लेना है, ठीक। तो इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे एक और लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कर रहा है, ए बी से, c बिलोंग्स टू ये ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक। चलिए चलिए लोग चलते हैं अब इसके सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस क्या कहता है, केस 2, केस नंबर 2। सेकंड केस हमारे पास क्या कहता है कि इफ व्हेन मैक्सिमम इज नॉट इक्वल्स टू मिनिमम, जब मैक्सिमम मिनिमम के इक्वल ना हो तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलने वाला है। जब मैक्सिमम और पहले हमने क्या देखा कि मैक्सिमम और मिनिमम इक्वल हो जाती है तो हमको यहाँ पे एक पॉइंट एफ ऑफ डैश सी मिल रहा है जो कि इक्वल टू जीरो हो जा रहा है, ठीक। एफ डैश सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जीरो हो जा रही है और हमें यही प्रूफ करना था। सेकेंड पॉइंट पे हमने क्या देखना है कि जब यार मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू वेरी करें, मतलब कि दोनों ही हमारे पास डिस्टिंक्ट हो, डिफरेंस हो, तब उस समय हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग इस बात को ये मान लेंगे कि एफ एक्स क्या है, पहले मान लेते हैं कि एफ एक्स जो है वो मैक्सिमम है किसी पॉइंट सी पे। तो मान लेते हैं क्या, सपोज एफ एक्स इज मैक्सिमम एट सी। एफ एक्स क्या है, सी पर मैक्सिमम है, तो क्या होगा देन f of c plus h minus f of c and f of c minus h minus f of c is both are negative। उस कंडीशन में f of c plus h minus f c और f of c minus h minus f c क्या होगा, निगेटिव। कैसे होगा देखिए, ठीक। ये हमारे पास कोई कर्व है, ये है हमारे पास पॉइंट A, ये हमारे पास पॉइंट B है और ये हमारा है C प्लस H, ये हमारा है C माइनस H और ये क्या है हमारे पास C प्लस H। और पॉइंट C कहीं इसके बीच में लाई करेगा A और B के बीच में लाई करने वाला है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉइंट नंबर C, ठीक। और तो यहाँ पे हमारे क्या मिलने वाला है, f ऑफ C प्लस H और f ऑफ C माइनस H, ठीक। अगर ये देखिए मैक्सिमम है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, ये छोटा है, जब हम c प्लस एच, अगर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि छोटे में से बड़े को जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है, निगेटिव मिलने वाली है। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि f ऑफ c प्लस एच माइनस f ऑफ c कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि छोटे में से बड़े को यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे वैल्यू निगेटिव मिलेगी। और यहाँ पे सेम वैसे ही f ऑफ c माइनस एच ऑफ f ऑफ c करेंगे तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, निगेटिव ही मिलने वाली है, ठीक। इसीलिए मैंने क्या लिखा कि बोथ आर नेगेटिव्स, दोनों क्या कर होंगे हमारे पास, नेगेटिव होंगे। तो उस कंडीशन में अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे एक मान लेते हैं कि हैंस, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे f ऑफ c प्लस एच माइनस f ऑफ c को डिवाइड करते हैं h से, एंड f ऑफ c माइनस एच माइनस f ऑफ c को भी डिवाइड करते हैं हम लोग क्या, माइनस h से। अगर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि f ऑफ c प्लस h को जब हम h से डिवाइड करेंगे, ये पहले से निगेटिव है, जब ये पहले से निगेटिव है और इसको किसी पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस है कि वो पहले उसके बाद भी निगेटिव मिलने वाली। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास ये वैल्यू भी क्या मिलने वाली, निगेटिव। तो हमारा क्या मिलेगा, लेस देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक। और जब ये हमारे पास क्या है, ये पहले से निगेटिव क्वांटिटी है, जब इसमें फिर से माइनस से डिवाइड करेंगे तो हमें ये क्या मिलने वाली है, पॉजिटिव मिले। तो ये मिला हमारा क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमें पॉइंट मिल गया लेस देन इक्वल्स टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू जीरो बोथ
दोनों में हम क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं, और जब इसमें लिमिट लेते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h, ये तभी क्या लेस देन इक्वल्स टू 0, एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h, ये भी हमारा टेंड्स टू 0। अभी हमारा क्या मिल गया, ये हमें मिल गया राइट हैंड लिमिट, और ये हमें क्या मिल गया, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट ऑफ f डैश x लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, इसको हम लोग क्वेश्चन मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये जो राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोगों ने मान लिया कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम क्या करने वाले हैं, फ्रॉम 1 and 2 वी सी दैट, चलिए पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ क्या लिखने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we see that right hand limit is not equals to left hand limit। राइट हैंड लिमिट क्या है, वो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। और लेकिन हमें क्या चाहिए था कि हमें वो कंडीशन चाहिए थी जिस कंडीशन में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो भी हमें मिले उसमें हमें एफ डैश सी की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए थी, 0 मिलनी चाहिए थी। लेकिन इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि यार जो एक्स का ही डेरिवेटिव है वो ही हमें 0 के इक्वल नहीं मिल रहा है, तो एफ डैश सी का डेरिवेटिव कहाँ 0 के इक्वल मिलेगा। अगर हम एक कंडीशन इसमें ये लगा दें कि अगर मान लेते हैं कि किस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे देखें कि दोनों की वैल्यू 0 मिल सकती है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अगर हम लोगों ने 0 रख दी तो देखिए इसके और इसके दोनों में हम क्या देख रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो दोनों की वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देन बट इफ f of x if r f dash x और लेफ्ट f dash x, अगर इन दोनों की वैल्यू हम लोगों ने 0 रख दी तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हमें यहाँ पे मिल जाएगा हमारा जो वैल्यू था वो हमें मिल जाएगा। हम यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे विच कंट्राडिक्ट, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, विच इज कंट्राडिक्शन। अगर ये हमारा कंट्राडिक्शन है इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वैल्यूज क्या चाहिए थी, 0 चाहिए थी, लेकिन हमें यहाँ पे 0 नहीं मिला। उस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे f ऑफ c की वैल्यू जो मिलेगी, यहाँ पे f ऑफ c कर लीजिएगा आप लोग, c, ठीक है, यहाँ पे f ऑफ c निकालना है ना, x नहीं होगा, ठीक, हाँ। तो f डैश c की वैल्यू कब 0 मिलेगी, कब इक्वल होगी, राइट f डैश c इज इक्वल्स टू l f डैश c when f डैश c इज इक्वल्स टू 0। अगर f डैश c की वैल्यू हमें क्या मिल जाए, 0 के इक्वल मिल जाए, तो हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है, दोनों की वैल्यू इक्वल मिलेगी। और यही कंडीशन हमें क्या चाहिए थी। देखिए ये हमें प्रूफ हो गया। मतलब कि हम लोगों ने पहला क्या लिया, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ली फ्रॉम मोसेस थ्योरम से। वहाँ पे हमने क्या किया कि जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज दोनों इक्वल हो गई उस कंडीशन में हमने ये थ्योरम प्रूफ किया कि f डैश c की वैल्यू 0 मिल गई तुरंत।
लेकिन एफ डैश जब सेकंड कंडीशन में लिखना कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है, उस कंडीशन में क्या हुआ, उस कंडीशन के लिए हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लिया। हमने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे जो एफ डैश की वैल्यू थी वो एक में लेस देन इक्वल्स टू 0, एक में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मिल रही थी। इस कंडीशन में अगर हमें क्या चाहिए था कि एफ डैश सी की वैल्यू 0 के इक्वल चाहिए थी, उसमें तभी 0 के इक्वल होगी जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए, और ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या, इन दोनों की वैल्यू कब इक्वल हो रही है, जब इन दोनों की वैल्यू 0 हो रही है। इसका मतलब कि एफ डैश सी की वैल्यू तभी हमें 0 मिलेगी जब इसकी दोनों की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक, तो ये था हमारा पूरा रोलेस थ्योरम का प्रूफ। तो आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, हेंस रोलेस थ्योरम इज प्रूव्ड। तो ये था हमारा पूरा रोलेस थ्योरम। अब चलिए चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम डिफरेंट क्वेश्चंस को, डिफरेंट फंक्शंस को रोलेस थ्योरम के मदद से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, हम लोगों ने यहाँ पे रोलेस थ्योरम का प्रूफ पढ़ लिया। अब चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। पहला प्रॉब्लम क्या कहता है, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोलेस थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स माइनस 1 टू द पावर 2/3 इन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि क्लोज और ओपन ब्रैकेट का मतलब मैंने आपको सिखाया था। ये क्या कह रहा है, क्लोज इंटरवल 0,2। क्लोज इंटरवल में 0,2 की जो क्लोज इंटरवल अगर 0,2 है उसमें रोलेस थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी इस पर दिखा है कि क्या रोलेस थ्योरम इस पर एप्लीकेबल है या रोलेस थ्योरम इस पर एप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक नोट पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, नोट में लिखिएगा आप सभी, नोट लिखेंगे। हम सभी ने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ ली है। उस पूरे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में हमने एक बात क्या सीखी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या सीखा कि सभी पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो हमारा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होते हैं, और सभी अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं वो केवल कंटिन्यूअस होते हैं, वो डिफरेंशिएबल उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक, तो हम लोग यहीं पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक हम इंपॉर्टेंट नोट क्या लिखेंगे कि अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक, अ polynomial function is always continuous and differentiable। ठीक, हमारा जो पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे वो हमेशा क्या होंगे, कंटिन्यूअस भी होंगे और डिफरेंशिएबल होंगे। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, हम यहाँ पे ये जानेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है कि हमारे जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे सच एज e टू द पावर x, जितने भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e टू द पावर x में, वो भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ये भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे हम, थर्ड पॉइंट ये लिखेंगे कि जितने भी अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी कंटिन्यूटी की तो गारंटी होती है लगभग, लेकिन उनकी डिफरेंशिएबिलिटी कोई गारंटी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अलजेब्रिक फंक्शंस आर ओनली कंटिन्यूअस। आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर में इस बात को पढ़कर नोटिस किए होंगे, और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे चैप्टर्स के व्यू से, क्योंकि जब हम रोलेस और लैग्रांजे थ्योरम्स, ये सब टाइप्स थ्योरम्स पढ़ेंगे तो उसमें हम यहाँ पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दिखाने नहीं जाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर जो हमारा पूरा सॉल्यूशन होगा वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक, इसको इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन करेंगे और इसको ध्यान से किसी एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या देखेंगे, बार बार इस बात का जिक्र होने होगा कि क्योंकि हमको एक इसमें पॉइंट प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि जो हमारे पास फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। वो देखने के लिए हमें या तो हम पूरी कंटिन्यूटी पे जाएं, जैसे इसको कंटिन्यूअस प्रूफ करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेके हम इसको दिखाएं कि ये कंटिन्यूअस है,
और नहीं तो फिर हम इसको डायरेक्ट इस बात को ये जान लें कि पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, वो कंटिन्यूस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंशियल भी होते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी क्या होते हैं, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं, और जो हमारे अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं वो केवल कंटिन्यूस होते हैं, वो डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। और जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि हम साइन एक्स और कॉस एक्स की बात करते हैं, वो भी लिख लीजिए, फोर्थ पॉइंट भी लिख लीजिए कि साइन एक्स एंड कॉस एक्स इस टाइप के फंक्शन जो होते हैं वो भी हमारा क्या होंगे, कंटिन्यूस भी होंगे और डिफरेंशियल भी होंगे। ठीक, ये भी हमारे कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होंगे। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि क्या कहता है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोलिस थ्योरम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 + x - 1 टू द पावर 2/3 इन द इंटरवल 0, 2। ये हमारा किस टाइप का फंक्शन दिख रहा है? कहेंगे सर अभी आपने ये बताया कि जितने भी हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं वो सभी कंटिन्यूस होते हैं। तो हम पहला पॉइंट तुरंत इस बात को नोट डाउन करेंगे, क्या सॉल्यूशन में चलेंगे। रोलिस थ्योरम का हमें यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी दिखानी है। जब रोलिस थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी दिखानी है तो हम इसके तीनों पॉइंट्स को प्रूव करेंगे। पहला क्या, एफ ऑफ एक्स किसी क्लोज इंटरवल में, यहाँ पे क्लोज इंटरवल क्या है 0, 2, उसमें कंटिन्यूस है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि एफ डैश एक्स मतलब कि एफ एक्स का जो फर्स्ट डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट कर रहा है किसमें, ओपन इंटरवल 0, 2 में। और थर्ड पॉइंट क्या दिखाएंगे, कोई पॉइंट सी ऐसा हमें मिलेगा एक और बी के बीच जहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक, तो अगर ये तीनों कंडीशंस ये फॉलो करेगा तो रोलिस थ्योरम उस पर एप्लीकेबल होगा। और इसमें अगर एक भी कंडीशन उसने फॉलो नहीं किया इसका मतलब ये है कि रोलिस थ्योरम उस पर एप्लीकेबल नहीं होने वाला। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, केस फर्स्ट एज द गिवन फंक्शन, नहीं लिखेंगे सीधे डायरेक्ट कि द गिवन फंक्शन, the given function f of x is continuous in closed interval 0, 2। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि as it is polynomial then it is continuous in the closed interval 0, 2। अब हमारा सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस हमें क्या प्रूफ करना है कि f of 0 इज इक्वल्स टू f of 2। अगर f of 0 की वैल्यू f of 2 के इक्वल आ गई तो हमारे पास क्या होगा, कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक, इससे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं देखते हैं। f of x क्या है हमारे पास, 2 + x - 1 टू द पावर 2/3, ये हमारे पास f of x है। अगर हमें भी आप क्या करते हैं, पहले f of 2 की वैल्यू देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है। तो f of 2 में क्या मिलेगा, उससे पहले एक सेकंड कंडीशन में हम ये देखें। चलिए ठीक है, f of 2 में क्या मिलेगा, 2 + 2 - 1 टू द पावर 2/3। तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 2 + 1 टू द पावर 2/3 मतलब कि 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3। f of 2 की हमें वैल्यू क्या मिल गई, इज इक्वल्स टू 3। तो f of 3 की वैल्यू में क्या मिलने, 0 की वैल्यू, f of 0 की वैल्यू में क्या मिलने वाली है, f of 0 की वैल्यू भी निकालते हैं। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, 2 + 0 - 1 टू द पावर 2/3 2 प्लस ये कि हमारे क्या है -1 के पावर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब कि 2 + 1 इज इक्वल्स टू, हमें प्यास क्या मिलने वाला 3। मतलब कि इट मीन्स f of 0 इज इक्वल्स टू f of 2। f of 0 किसके इक्वल हो गया, f of 2 के। जब f of 0 और f of 2 के इक्वल हो गया तो हमें यही कंडीशन दिखानी थी कि भैया अगर हमारे पास, इसको मान लेते क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कि f of a अगर f of b के इक्वल हो गया तो यहाँ पे एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा c, तो हमारे पास f डैश c की वैल्यू भी 0 मिलेगी। तो अब हम थर्ड को इस केस की तरफ चलते हैं, केस नंबर 3, केस थर्ड में क्या दिखाना पड़ेगा कि f डैश x जो है हमारे पास वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर f डैश x एग्जिस्ट करेगा तभी f डैश c की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली, 0 मिलने वाली है। ठीक, तो अगर f डैश x में हमारा एग्जिस्ट करेगा तभी तो हम ये कह सकते हैं कि कोई पॉइंट c होगा, वो भी हमारा इसका भी फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, केस नंबर 3 क्या देखेंगे
कि एफ डैश एक्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू है 2 प्लस एक्स माइनस 1 टू द पावर 2/3। चलिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 2 की वैल्यू 0, हमें यहाँ पे मिलेगा 2/3 एक्स माइनस 1 टू द पावर 2 माइनस 2/3 माइनस 1, मतलब कि 2 माइनस 3/3 मतलब माइनस 1/3। ठीक, मिलेगा हमें यहाँ पे 1/3, मतलब कि हमें क्या मिलने वाला है 2/3 x माइनस 1 टू द पावर 1/3। ये हमें क्या मिला, एफ डैश एक्स की वैल्यू मिल गई। ठीक, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू में क्या मिलेगी 2/3 x माइनस 1 टू द पावर 1/3, ये हमें मिल गई। अगर हम यहाँ पे क्या रखते हैं कि x इज इक्वल्स टू 1 पे अगर देखें, अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 रखना जाए, ठीक, x इज इक्वल्स टू 1 पे हमें यहाँ पे क्या दिख रहे हैं कि माइनस 1 हमारे पे क्या हो जाए 0, जो कि इसको इनफाइनाइट बना दे रहा है। इसका मतलब ये है कि एफ डैश एक्स जो है वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा किस इंटरवल में, 0,2। क्यों, देखिए 0 और 2 में मैं यहाँ पे क्यों x इक्वल्स टू 1 पे देख रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे इसलिए x इक्वल्स टू 1 पे देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास इंटरवल क्या है 0,2 और 0,2 में 1 भी आएगा। इसका मतलब हमने पहले क्या कहा था कि एफ डैश एक्स जो हमारा होना चाहिए हर एक पॉइंट पे, जितने भी पॉइंट्स हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल और 0,2 में जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पर उन सभी का डिफरेंशिएबल, उन सभी का फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन यहां पे x इज इक्वल्स टू 1 रखते ही एफ डैश एक्स इज नॉट एग्जिस्ट एट, एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल्स टू 1। सो देखिए यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 पे एफ डैश एक्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा यहाँ पर रोलेस थ्योरम जो था वो हमारा यहाँ पे गलत साबित हो गया, फॉल्स हो गया, गलत हो गया। ठीक, हम लिखेंगे हैंस रोलेस थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड, हैंस रोलेस थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड। यहाँ पे हमारा रोलेस थ्योरम की वैल्यू क्या मिल गई हमें, यहाँ पे रोलेस थ्योरम जो था हमारा वेरीफाई नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स एक ऐसी वैल्यू जो 1 पे रखते ही हमारे पास क्या हो जाती है, एग्जिस्ट नहीं करेगी। इनफाइनाइट इज नथिंग, इनफाइनाइट को हम कैसे कह सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो देखते हैं उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई रोलेस थ्योरम इन -1,1 फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर। f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर पे रोलेस थ्योरम को आप लोग वेरीफाई करिए और देखिए कि इसकी वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है। ठीक, तो चलिए इसको रखते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। देखिए जैसे कि f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर है, x स्क्वायर भी तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट, गिवन फंक्शन is continuous in closed interval -1,1 as it is polynomial। जैसा कि एक पॉलिनोमियल है इसलिए हमारे पास क्या होगा कि जो ये क्लोज इंटरवल -1,1 है उसमें क्या करेगा, ये कंटिन्यूस होगा। ठीक, पहला केस हम लोगों ने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया। सेकंड केस हमें क्या दिखाना है, केस नंबर सेकंड केस दिखाते हैं कि एफ डैश एक्स जो हमारे पास क्या करने वाला है, एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों भैया, तो देखते हैं एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, एफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो अगर हम एफ डैश एक्स निकालें जाए तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 2x। ठीक, इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पे एफ डैश सी भी निकालें जाए तो वो भी एग्जिस्ट करेगा, तो एफ डैश सी हमारे पास क्या मिलेगा 2c। अगर एफ डैश सी एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 रखेंगे, तो एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 मतलब कि 2c इक्वल्स टू 0। ठीक, देखिए हम लोगों ने क्या किया था कि एफ एक्स एक्स, पहले यहाँ पे देखिए
एफ ऑफ एक्स लिया, वहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रखी, एक्स स्क्वायर के इक्वल रखी। जब वहाँ पे हम लोगों ने एक्स स्क्वायर रखा तो हमें यहाँ पे क्या मिला, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 2x मिल गया। जब यहाँ पे c रखा तो वो इक्वल्स टू हमारे पास 2c मिल गया। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे 2c इज इक्वल्स टू क्या रखें 0, तो c की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिलेगी 0। और हमने क्या कहा था कि अगर एफ डैश सी हमें मिल रहा है तो एफ डैश सी की जो भी c की वैल्यू आएगी वो ओपन इंटरवल -1, 1 के बीच लाई करनी चाहिए। तो देखिए क्या 0 है वो हमारा -1 और 1 के बीच लाई कर रहा है, दम लाई करेगा, माइनस और 1 के बीच 0 मिलता है। इसका मतलब कि सेकेंड केस भी हमारा क्या है यहाँ पे वेरीफाई हो गया। चलिए तब हम चलते हैं थर्ड केस की तरफ। केस थर्ड हमारा क्या कहता है कि हमें एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 पे इसकी वैल्यू देखनी है कि क्या वो दोनों इक्वल आ रही है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। एफ ऑफ 1 अगर रखें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और एफ ऑफ -1 अगर रखें हम लोग यहाँ पे तो क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर, ये भी क्या है 1। इसका मतलब कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ -1। ठीक, यहाँ पे एफ ऑफ 1 एफ ऑफ -1 की हमारे पास क्या मिल गई, इक्वल मिल गई। जब एफ ऑफ 1 एफ ऑफ -1 के इक्वल मिल गया तो हमारे पास सी भी मिल गया कि सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे ये -1 और 1 के में लाई कर रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस, ये हमारा केस 2 था, इसको 2 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए। ठीक, केस थर्ड, हाँ, हैंस रोलेस थ्योरम वेरीफाई। रोलेस थ्योरम हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। ठीक, यही तीनों कंडीशन दिखानी थी और तीनों कंडीशन लोगों ने दिखा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको भी हम लोग को रोलेस थ्योरम वेरीफाई करना है। क्लोज इंटरवल क्या है हमारे पास, 1,2 है। ठीक, 1,2 के क्लोज इंटरवल में इसको वेरीफाई करते हैं और फिर देखते हैं क्या मिलता है। चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, केस नंबर फर्स्ट। ये भी एक पॉलिनोमियल है। देखिए गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज continuous in closed interval 1,2 as it is a polynomial। जैसा कि ये पॉलिनोमियल है, इसका मतलब कि गिवन फंक्शन जो भी हमारे पास मिला है वो हमारा कंटिन्यूस है 0,2 में। ठीक, इतना हम लोगों ने निकाल लिया। अब चलते हैं एफ ऑफ एक्स, देखते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। केस नंबर 2 में क्या देखें कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हमारे पास ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है। ठीक, इसको हम लोग को ये देखना है कि ये क्या कर रहा है। चलिए अब यहाँ पे रखते हैं, एक मिनट, चलिए हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे, एफ ऑफ 1 रखते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, मतलब कि 1 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3, क्या मिलेगा 3 प्लस 2 5, यहाँ पे -4। ठीक है, वापस स्टार्ट करो, ये वाला वापस स्टार्ट करो। जीरो नहीं आता है, वापस स्टार्ट करिए। 0 है ना, जहाँ से निकाली थी नहीं तो हाँ वो तो अपने सामने जो बाकी दोनों सामने वापस स्टार्ट करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? जीरो आएगा ना। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इन क्लोज इंटरवल 1, t। तो केस फर्स्ट हम देखेंगे। केस फर्स्ट क्या है, गिवन फंक्शन f ऑफ x इज continuous in closed interval 2 as it is a polynomial। जैसा कि ये पॉलिनोमियल है तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक, चलिए केस सेकंड देखेंगे। केस सेकंड क्या कहता है, f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक, तो f डैश x की वैल्यू हमारे पास क्या मिलने वाली है, 2x माइनस 3 प्लस 0, मतलब कि 2x माइनस 3। ठीक, f डैश x की वैल्यू मिल गई। ठीक, अगर हम यहाँ पे क्या देखिए, अगर f डैश x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए सभी वैल्यूज लाइक कर रही हैं, इसका मतलब कि f डैश c भी हमें मिलेगा, मतलब 2c माइनस 3, मतलब कि अगर यहाँ पे 2c माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 रखें तो 2c इज इक्वल्स टू हमें मिला 3, c इज इक्वल्स टू क्या मिल गया 3/2। एक कोई फंक वैल्यू मिली c इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक, सेकेंड थर्ड केस अब क्या देखते हैं, केस नंबर थर्ड केस नंबर थर्ड में क्या दिखाना पड़ेगा कि f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू f ऑफ 2। तो f ऑफ 1 अगर रखें तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू मिल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो हम यहाँ पे अगर f ऑफ 1 रखें तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 3 प्लस 2। तो f ऑफ 1 की वैल्यू में क्या मिल गई यहाँ पे 0। ठीक, अगर हम यहाँ पे फिर से देखें f ऑफ x की वैल्यू रखें हम क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। f ऑफ x की वैल्यू हम रखें यहाँ पे अगर 2 तो हमें क्या मिलने वाला है 4 माइनस 3 2 6 प्लस 2, ये भी हमें क्या मिल गया यहाँ पे 0, मतलब कि f ऑफ 2 की वैल्यू भी हमें यहाँ पे क्या मिल गई 0 मिल गई। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हमें यहाँ पे हो गया इसका मतलब कि f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू f ऑफ 2। ये भी क्या कर रहा है, हमारे तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स c एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ पे, इन द ओपन इंटरवल 1, 2 में। ठीक, हैंस रोलिस थ्योरम वेरीफाई, रोलिस थ्योरम को हम लोगों ने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों कंडीशंस को भी यहाँ पे दिखा दिया कि f ऑफ x कंटिन्यूस हो गया, f ऑफ ये भी के सेकंड केस भी दिखा दिया, थर्ड केस दिखा दिया। तो ये था हमारा पूरा रोलिस थ्योरम और इस पर डिपेंडेंट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किए आज, और देखे कि कैसे हम इसको इस पर अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके प्रूफ को भी हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने इस पर कुछ डिपेंडेंट क्वेश्चंस को देखे। तीनों कंडीशंस हम लोगों ने पढ़े और तीनों कंडीशंस में हमने क्या पढ़ा कि f ऑफ x क्या है, होना चाहिए कंटिन्यूस होना चाहिए, f डैश x एग्जिस्ट करना चाहिए ओपन इंटरवल a, b पे, मतलब कि a, b के हर एक पॉइंट का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी हमारे पास मिलना चाहिए। और थर्ड कंडीशन हम लोगों ने क्या देखा कि अगर f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल है तो f डैश c भी मिलेगा, वो इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक, तब वहाँ से हम लोगों ने कांस्टेंट c की वैल्यू भी निकाली। तो ये था पूरा रोलिस थ्योरम। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे लग्रांज थ्योरम्स और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।